सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, आज हम 9th क्लास का हिंदी का दूसरा लेसन पढ़ा रहे थे आपको, जिसके लाशा की ओर। ठीक है, इसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन। इन्हें लेखक के बारे में आपको बता दिया है और अब हमने आधा लेसन आपको पढ़ा चुके हैं। जो आधा बचा था वो आज हम पढ़ा रहे हैं, तो आप इसको पढ़ो। देखो, दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। लेखक ने कहा कि दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। इसमें आपको पता है ना कि इसमें या उन लेखक ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है ना। तो ये वहाँ के बारे में हमें बता रहा है, इसलिए हम आज इस लेसन को आगे पढ़ते हैं। तो आगे देखिए आप, डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। मैंने डांडा का मतलब बताया था आपको, ऊंची जमीन। ठीक है, तो देखिए आप, डांडे से पहले एक जगह में चाय पी, यानी हमें ऊंचाई पर जाने से पहले हमने एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त यानी दोपहर के समय हम डांडे के ऊपर पहुंच गए, यानी उस ऊंचे स्थान पर हम पहुंच गए। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। हमारे दक्षिण का मतलब होता है दक्षिण। हमारे दक्षिण की तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के चारों ओर हिमालय के हजारों ओर श्वेत शिखर यानी बर्फ के शिखर फैले हुए थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़। बीटे का मतलब होता है टीले के आकार का ऊंचा स्थान। जैसे रेत के टीले होते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ होती है, उसी प्रकार टीले के आकार का ऊंचा स्थान होता है। तो बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ना वहाँ बर्फ की सफेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। ना तो वहाँ पर बर्फ था, ना वहाँ पर किसी प्रकार की हरियाली या पेड़ पौधे थे। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ रही थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। सर्वोच्च सबसे ऊंचे स्थान पर ऊंचाई के देवता का स्थान था, मतलब वहाँ पर ऊंचाई पर देवताओं का स्थान था। जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों की और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। जो रंग बिरंगे कपड़ों और रंग बिरंगे झंडों से सजाया गया था। अब हमारे बराबर ऊंचाई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी बहुत मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा हो रहा है। मेरा घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। मैंने सोचा भाई ये कि थक गया है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह पिछड़ गया और मैं दोगिस्तानों की तरह अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे कहाँ जा रहा है, या आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। जब मैं जोर देने लगता तो वह सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, एक जगह दो रास्ते निकल रहे थे। मैं बाएं रास्ते पे ले मील 1.5 चला गया। आगे एक घर में पूछने पर पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। मैं दूसरी ओर बाएं ओर चला गया, लेकिन आगे जाने पर मुझे पता चला कि वह रास्ता दाएं तरफ था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे से करीब में गांव से मील भर पर था, तो सुनती इंतजार करते हुए मिले। मंगलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। वह बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूट डाले। मैंने 2 टोकरी कंडे माने छाने, है ना। तो मैंने 2 टोकरी कंडे फूक डाले या ना जला डाले। 3-3 बार चाय को गर्म किया। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था।
देखो मेरा घोड़ा कैसा है, मैं तो इसकी वजह से उम्मीद ही छोड़ सका था कि भी मैं तो रात तक पहुंचूंगा। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, कैसा घोड़ा मिला? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद छोड़ चुका था। खैर, सुमती को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी पड़ जाता था। लंगोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे हुए थे। वहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहिए चाय सत्तू खाया। पहले हमने चाय और सत्तू खाया। रात को गर्मा गर्म तुक्का मिला। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा मालूम होता था। अब हम कहाँ थे? तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो चारों ओर से टापू से घिरा हुआ था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम था तिंगरी समाधि गिरी। क्या नाम था उसका? तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमती के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी भी कपड़े के बोध गया का गंडा बना लेते थे, पर अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने सोचा कि ये तो एक हफ्ता वहीं पर लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बाढ़ दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमती ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने बरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा होता। मैंने सोचा कि हम सुबह ही चले जाते तो अच्छा होता, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत ही कड़ी मालूम होती है। यद्यपि यानी जैसे ही थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती थी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है। ये ललाट माने अपना सर। और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। आगे से तो तुम तप रहे हो, पीछे से बर्फ की तरह गल रहे हो। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और आगे चल पड़े। यद्यपि सुमती के परिचित तिंगरी में भी थे। यद्यपि माने वैसे सुमती के परिचित माने जानकार तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। तिब्बत इसलिए आज भी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरों में बटी हुई थी। तिब्बत की जमीन बहुत ही छोटे छोटे जागीरों में बटी हुई थी। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथों में था। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा किनके हाथों में था? मठों के हाथों में। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करते थे। बहुत से जागीरदार अपनी खेती को खुद ही करते थे, उसकी जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे। खेती का इंतजाम करने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं था। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे, यानी सज्जन पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा था कि उसे कुछ भी ख्याल नहीं था। उस समय मैंने भेष ऐसा कर रखा था कि उसे कुछ भी ख्याल नहीं था कि ये कौन है। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर की लिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। यह एक बहुत ही अच्छा मंदिर था, जहाँ पर बुद्ध वचन का अनुवाद करने वाली हस्त लिखी हुई 103 पुस्तकें रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा हुआ था। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। उनका वजन था ये, एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। सुमती ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास आ जाने के बारे में पूछा। मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया।
दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले गए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नशे से विदाई लेकर हम आगे की ओर बढ़ चले। ये थी आपके लासा की ओर की यात्रा का वर्णन। तो यहाँ पर तिब्बती पठार का वर्णन किया गया है। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब आप दूसरे लेसन के क्वेश्चन आंसर कर लेना।